हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक स्टडी अड्डा पर। तो डेली करंट अफेयर 13 सितंबर में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो 13 सितंबर में जितने भी करंट अफेयर बन सकते हैं उन सभी करंट अफेयर के बारे में हम लोग बात करेंगे। करंट अफेयर के बारे में तो बात होगा ही, उसके साथ साथ जीएस जो बनेगा, स्टैटिक जीके जो होगा, उन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करते चलेंगे। तो जुड़े रहिएगा लास्ट तक। शुरू करते हैं आज की क्लास को, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने आईसीसी पुरुष ओडीआई रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो ओडीआई में और पुरुष में, ओडीआई मतलब वनडे क्रिकेट में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है। अभी हाल ही में ओडीआई रैंकिंग मतलब आईसीसी रैंकिंग जारी हुआ है, ओडीआई का, टेस्ट का, टी20 का सब जारी हुआ है। तो उनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वनडे में सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज की बात करें तो बाबर आजम किस देश के हैं? पाकिस्तान। वनडे में बात करें तो भारत के शुभमन गिल तीसरे स्थान पर हैं। शुभमन गिल भारत के तीसरे स्थान पर हैं। बात करें टेस्ट की तो टेस्ट में पहले स्थान पर है केन विलियमसन। भारत के रोहित शर्मा 10वें स्थान पर हैं। रोहित शर्मा। वही बात करें टी20 की तो टी20 में सूर्य कुमार यादव पहले स्थान पर हैं। सूर्य कुमार यादव पहले स्थान पर है। ओडीआई में बाबर आजम, टेस्ट में केन विलियमसन, टी20 में सूर्य कुमार यादव। ये तो हो गई प्लेयर के बारे में। बात करें देश के बारे में तो वनडे का हमसे पूछा है, तो हम लोग पहले टेस्ट की बात कर रहे थे कि टेस्ट में पहले स्थान पर कौन है। तो टेस्ट में पहले स्थान पर भारत, टी20 में पहले स्थान पर भारत, टेस्ट और टी20 में पहले स्थान में भारत। बात करें ओडीआई की तो ओडीआई का ऑस्ट्रेलिया। तो यही हमारे सवाल में भी पूछा है कि आईसीसी पुरुष ओडीआई रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन है। तो ऑप्शन है भारत, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका। तो ओडीआई में ऑस्ट्रेलिया है। तो ऑस्ट्रेलिया हमारे इस क्वेश्चन का भी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आईसीसी ओडीआई में ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में भारतीय कंपाउंड तीरंदाज प्रथमेश जावकर ने तीरंदाजी विश्व कप में कौन सा पदक जीता है। अब तीरंदाजी विश्व कप कहाँ हुआ? तो तीरंदाजी विश्व कप 2023 चीन के संघाई में हुआ। संघाई एक शहर है चीन का, यहाँ पर हुआ है तीरंदाजी विश्व कप। संघाई की बात करें तो संघाई सहयोग संगठन आप लोग जानते होंगे, SCO। इसका मुख्यालय संघाई में नहीं है, बीजिंग में है। तो संघाई में इस बार तीरंदाजी विश्व कप हुआ है, जिसमें प्रथमेश जावकर ने कौन सा पदक जीता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वर्ण पदक, यानी कि गोल्ड जीता है। तो इस सवाल का आंसर भी हो जाएगा स्वर्ण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि सैफ अंडर 16 चैंपियनशिप विजेता कौन बना है। तो सैफ की बात करें तो सैफ क्या है? सैफ एक टूर्नामेंट है जो फुटबॉल का टूर्नामेंट है। सैफ यानी कि दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ। सैफ का फुल फॉर्म हो जाएगा दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ। तो सैफ अंडर 16 का विजेता कौन बना है। तो सैफ अंडर 16 का विजेता बात करें तो अपना देश भारत सैफ अंडर 16 का विजेता बना है। अब बात करें सैफ सीनियर, ये तो अंडर 16 है, तो सैफ सीनियर वाला जो टूर्नामेंट होता है उसका विजेता कौन बना है। मतलब कि जो ओपन होता है, किसी भी यहाँ पर किसी आयु सीमा की जरूरत नहीं होती है। तो सीनियर टीम का जो होता है तो उसमें सैफ 2023 का विजेता, इसका भी विजेता भारत बना है। अपना देश भारत बना है
सैफ 2023 सीनियर फुटबॉल का भी विजेता बना है। और सैफ की बात करें तो सैफ का अभी तक 14 टूर्नामेंट हुए हैं। 14 टूर्नामेंट में भारत ने 9 बार खिताब जीता है। इसमें 14 बार यह टूर्नामेंट हुआ है, जिसमें से 9 बार विजेता बना है भारत। विजेता बना है भारत। बात करें सैफ की तो भारत केवल 2003 को छोड़ दे तो जितनी बार भी यह टूर्नामेंट हुआ है, भारत प्रत्येक बार इसके फाइनल में पहुंचा है। भारत प्रत्येक बार इसके फाइनल में पहुंचा है। सैफ फुटबॉल का खेल होता है, समझ रहे हैं आप लोग। तो सैफ का संबंध फुटबॉल खेल से है। हमारे सवाल का आंसर भारत। सैफ अंडर 16 चैंपियनशिप विजेता भारत बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में बंगस वैली फेस्टिवल का आयोजन किसने किया है? ऑप्शन ए में है दिल्ली, ऑप्शन बी में है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी है मणिपुर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो कौन है? तो बंगस वैली फेस्टिवल की बात करें तो जम्मू कश्मीर। बंगस वैली फेस्टिवल जम्मू कश्मीर हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर पहले यह एक स्वतंत्र राज्य हुआ करता था, परंतु 5 अगस्त 2019 को यहाँ पर 370 धारा था, 370 को हटाया गया। कब हटाया गया? 5 अगस्त 2019 को। यहाँ की धारा 370 को हटाया गया 5 अगस्त 2019 को हटाया गया। तो इसको हटाकर इसे एक केंद्र शासित राज्य के रूप में बना दिया गया। तो वर्तमान में यह एक जम्मू कश्मीर केंद्र शासित राज्य है। और यहाँ पर यहाँ के जो शासक है, गवर्नर कहेंगे उपराज्यपाल। तो उपराज्यपाल कौन है? तो उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है। जम्मू कश्मीर की हम लोग और बात करें तो जम्मू कश्मीर के भद्रवाह राजमा को जीआई टैग दिया गया है। और एक यहाँ की फेमस चित्रकार है बसहोली चित्रकारी जम्मू कश्मीर की है, इसको भी जीआई टैग मिला है। भद्रवाह राजमा और बसहोली चित्रकारी को जीआई टैग मिला है जम्मू कश्मीर के लिए। जम्मू कश्मीर की और बात करें तो जम्मू कश्मीर में कुछ राष्ट्रीय उद्यान है, जैसे दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा है सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान। तीसरा है किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान। तो ये 3 राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। तो जम्मू कश्मीर हमारे इस सवाल का कि बंगस वैली फेस्टिवल मनाया गया है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि अकादमिक क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसने जीता है? ऑप्शन ए में है सत्यजीत रे, ऑप्शन बी है नजमा अख्तर, ऑप्शन सी है सारिका भारद्वाज, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट एकेडमिक क्षेत्र में किसने जीता है? सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नजमा अख्तर। अब नजमा अख्तर की बात करें तो कौन है? तो दिल्ली में एक यूनिवर्सिटी है जामिया मिल्लिया इस्लामिया। एक यूनिवर्सिटी है जामिया मिल्लिया इस्लामिया, दिल्ली में एक फेमस यूनिवर्सिटी है भारत की। इसके वाइस चांसलर है नजमा अख्तर। वाइस चांसलर है नजमा अख्तर, जिन्होंने एकेडमिक क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? तो ऑप्शन ए में है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी है राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी है सर्बानंद सोनोवाल, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? तो हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर्बानंद सोनोवाल। अब सर्बानंद सोनोवाल कौन है? तो सर्बानंद सोनोवाल बंदरगाह जहाजरानी और जल मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं इसमें वर्तमान में। सर्बानंद सोनोवाल बंदरगाह जहाजरानी और जल मंत्री हैं, वर्तमान में कैबिनेट मंत्री हैं।
अब कैबिनेट मंत्री की बात कर रहे हैं तो कुछ और कैबिनेट मंत्रियों की बात कर लेते हैं। जैसे ऑप्शन बी में है राजनाथ सिंह। तो राजनाथ सिंह वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री हैं। रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। और बात करें तो भारत के गृह मंत्री हैं अमित शाह। अमित शाह गृह मंत्री के साथ साथ सहकारिता मंत्री भी हैं। सहकारिता मंत्री भी अमित शाह। गृह मंत्री तो ही है, उसके साथ साथ सहकारिता मंत्री भी है। और बात कर लें तो भारत के स्वास्थ्य मंत्री है मनसुख मांडविया। मनसुख मांडविया। इसके साथ और देख ले तो वित्त मंत्री हैं वर्तमान में निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण। तो गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। और यदि हम लोग देखें इसी में तो रेल मंत्री की बात कर लें तो रेल मंत्री है हो जाएंगे यहाँ पर अश्वनी वैष्णव। अश्वनी वैष्णव। खेल मंत्री की बात करें तो खेल मंत्री हो जाएंगे अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर हो जाएंगे खेल मंत्री। तो ये सब जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं कैबिनेट मंत्री, उन सभी के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। तो हमारे सवाल का आंसर भी हो जाएगा ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में भारत का प्रतिनिधित्व सर्बानंद सोनोवाल करेंगे। सर्बानंद सोनोवाल इसके पहले असम के सीएम रह चुके हैं, यानी कि चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं सर्बानंद सोनोवाल। वर्तमान में असम के चीफ मिनिस्टर है हेमंत बिस्वा शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स का खिताब किसने जीता है। तो इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर का खिताब किसने जीता है। ऑप्शन ए में है किरण जार्ज, बी में है सीयूकी, सी में है अंबुजार, डी में है नन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा किरण जार्ज। ऑप्शन नंबर ए किरण जार्ज इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स का खिताब जीता है। अब कुछ पुरस्कार हैं उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि किसने कौन सा जीता है। तो पहला पुरस्कार हम लोग बात कर लेते हैं के आर गौरी अम्मा पुरस्कार। किसने जीता है। डॉक्टर एलिडा गोयरा इन्होंने जीता है के आर गौरी अम्मा पुरस्कार। बात करें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसने जीता है। रवि कन्नन। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है आपके लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। और बात कर ले हम लोग तो वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार किसने जीता है। आलिया मीर ने जीता है वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार। और हम लोग यदि बात करें पुरस्कारों की तो मिस अर्थ इंडिया पुरस्कार किसने जीता है। तो यह पुरस्कार जीता है किसने जीता है। प्रियन सेन इन्होंने जीता है मिस अर्थ इंडिया पुरस्कार। तो के आर गौरी अम्मा पुरस्कार डॉक्टर एलिडा गोयरा, रेमन मैग्सेसे रवि कन्नन, वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार आलिया मीर, मिस अर्थ इंडिया पुरस्कार प्रियन सेन हो जाएंगी। और इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स का खिताब किरण जार्ज ने जीता है। हमारे सवाल का आंसर किरण जार्ज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट 2023 में अग्रणी देश कौन रहा है, यानी कि पहले स्थान पर कौन रहा है। यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट 2023 में पहले स्थान पर कौन रहा है। तो देखिए रिपोर्ट की बात हो रहा है कुछ, तो हम लोग और कुछ देख लेते हैं जैसे हैप्पीनेस रिपोर्ट, HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट, शांति सूचकांक। तो इन सब के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं शांति है एक, दूसरा हो जाएगा हैप्पीनेस यानी खुशहाली, तीसरा हो जाएगा मानव विकास सूचकांक, चौथा हो जाएगा इसमें विश्व प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट।
तो बताइए, देखिए प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट की बात करें तो प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट में भारत का स्थान 161वां स्थान है। हम लोग भारत की बात कर रहे हैं क्योंकि भारत ही आपसे आपकी परीक्षा में पूछेगा ज़्यादातर। भारत का जो स्थान है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। तो प्रेस फ्रीडम में 161, मानव विकास सूचकांक में 132, खुशहाली की बात करें तो 126, शांति की बात करें तो 126। भारत का स्थान है ये सब। भारत शांति में 126वां, खुशहाली में 126वां, मानव विकास सूचकांक 132, प्रेस फ्रीडम में 161। इकोनॉमी जीडीपी की बात करें, इकोनॉमी की बात करें जीडीपी में तो भारत 5वें स्थान पर है। 5वां सबसे बड़ा इकोनॉमी वाला भारत देश है। और बात करें हमारे सवाल का आंसर क्या होगा, तो सवाल का आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट 2023 में स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर है। बात करें भारत की तो भारत इसमें 30वें स्थान पर है। 30वें स्थान पर है भारत। तो हमारे सवाल का आंसर स्विट्जरलैंड हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा कहाँ है। ऑप्शन ए में है स्विट्जरलैंड, ऑप्शन बी में है लद्दाख, ऑप्शन सी में है रूस, ऑप्शन डी में है जापान। तो सबसे ऊंचा स्थान जहाँ पर लड़ाई होता है वो बात कर रहा है कहाँ है। तो सवाल का आंसर हो जाएगा लद्दाख। लद्दाख इंडिया में है तो इंडिया में है, लद्दाख में है। लद्दाख का एक जगह है न्योमा, विश्व का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा बन गया। इसके बात करें सबसे ऊंचा सियाचिन जो है, सबसे ऊंचा जो है वहाँ पर लड़ाई होता था, लेकिन यह सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा लद्दाख हो जाएगा हमारा, जहाँ न्योमा है। लद्दाख में एक जगह है न्योमा, जो सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा हो जाएगा। अब इंडिया आ गया है तो देखिए इंडिया के बारे में हम लोग जान लेते हैं। इंडिया का क्षेत्रफल की बात करें तो 32,87,263। इंडिया का टोटल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व में 7वां स्थान है भारत का। वही जनसंख्या की बात करें तो अभी तक तो भारत दूसरे पर था, परंतु वर्तमान में भारत पहले स्थान पर आ गया है। पहले स्थान पर भारत आ गया है जनसंख्या के मामले में। ठीक है, तो सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा लद्दाख के न्योमा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वर्ष 2022 के शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के लिए कितने वैज्ञानिकों को नामित किया गया या दिया गया। तो देखिए ऑप्शन ए में है 23, ऑप्शन बी में है 14, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 12। तो देखिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार वैज्ञानिकों को दिया जा रहा है, तो इससे स्पष्ट है कि अब विज्ञान के क्षेत्र में दिया जा रहा होगा। तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार साइंस के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी विज्ञान। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो साइंस के क्षेत्र में दिया जाता है। अब कितने 2022 के लिए कितने लोगों को दिया गया, तो हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 12 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया। तो दोस्तों 13 सितंबर में जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बन सकते थे उन सभी के बारे में हम लोगों ने बात किया। यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।